हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पीएसएससी सीजीएल 3 का जो पीवाईक्यू सीरीज हम चला रहे हैं, उस सीरीज में ये दूसरा नंबर का वीडियो है। पहला नंबर का जो वीडियो था उसमें हमने जो मेंस का पेपर हुआ था 23 जुलाई 2023 को, उसको मैंने डिस्कस किया था, जो कि सीजीएल 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो सीजीएल 3 का प्री का एग्जामिनेशन, जो कि 24 दिसंबर 2022 को हुआ था, उसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखेंगे। यह जो वीडियो है वो केवल और केवल पेड मेंबर्स जो हमारे हैं उनके लिए है, लेकिन चूंकि ये पीवाईक्यू है, जिस कारण से मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। हमारा जो पेड कोर्स है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या इस कोर्स में उसमें मिलेगा, चूंकि आज ही लॉन्च हुआ है, 15 अगस्त है। इस 15 अगस्त को ही ये बैच जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये जो पूरा बैच है वो कंप्लीट बैच है, जिसमें आपको सिंप्लीफाइड और एग्जाम फोकस्ड कंटेंट मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स एंड पीडीएफ मिलेंगे जो कि प्रिंटेबल होंगे। आप पीडीएफ को प्रिंट करवाकर भी पढ़ सकते हो। आप पीडीएफ से कंफर्टेबल हो तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। ये संपूर्ण कोर्स है, तो यहाँ पे पीटी और मेंस दोनों की तैयारी होगी, और आपका जो है वो सिलेक्शन तक हम आपका साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा बैच, और इंग्लिश। इंग्लिश कहने का मतलब कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चीजें चलेंगी। आपको पीडीएफ जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा। आपके जो क्लासेस में लिखे हुई चीजें रहेंगी, जो पीपीटी पे, वो सारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। कोर्स का ड्यूरेशन जो होगा वो एकदम सिलेक्शन तक होगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप कोर्स से जुड़े हुए रहेंगे। इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, तो सारे जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस के साथ आपको पीडीएफ मिलेंगी जो कि प्रिंटेबल भी होगा, तो आप प्रिंट करवा सकते हो। पीवाईक्यू का डिस्कशन हम काफी डिटेल से करेंगे, जो कि हम चल रहे हैं, और उसकी सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। और उस पीवाईक्यू को जो सीरीज होगा उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और सारी जो चीजें होंगी वो आपको सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। टेलीग्राम पे यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ रहता है, जो कि बाकी काफी कंफर्टेबल होता है पढ़ने के लिए। तो इस ग्रुप के माध्यम से ही हो जाएगा। कुछ भी अलग से आपको एप्लीकेशंस है वो डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल, जो भी एनालिसिस होगा, सब कुछ मिलेगा। हर चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, उन हर चैप्टर्स के बाद आपको क्यूजेज मिलेंगी, आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, हर चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे मैं सिलेबस में जो भी चीजें दी गई है वो सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। टॉपिक वाइज टॉपिक एकदम कंप्लीट होगा। इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों को भी मैंने इंक्लूड किया है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों की भी मैंने इंक्लूड किया है, ये मैं एकदम फोकस करके बता देता हूं। लेकिन मैथ्स जो मैं स्टार्ट करूंगा वो थोड़ा सा देर के बाद, मैथ्स और रीजनिंग है वो थोड़ा सा देर के बाद करूंगा। लगभग जो जीके जीएस का चूंकि वास्ट सिलेबस है, तो उसको मैं लगभग कंप्लीट कर दूंगा ना, मतलब आधा मान के चलो, 50% जीके जीएस जब कंप्लीट हो जाएगा तभी हम मैथ्स और रीजनिंग को कंप्लीट करने की ओर बढ़ेंगे। ताकि मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि ज्यादा बड़ा मैथ्स और रीजनिंग है नहीं, और आसान भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जीके बहुत ज्यादा टफ है, और इसका जो पोर्शन है वो भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। आपको जो 150 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे कहीं पे डिफाइंड नहीं किया गया है कि किससे कितना क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी फील्ड असिस्टेंट वाला है, वहां पे जीके एंड जीएस से 100 क्वेश्चन आए थे, तो ये नहीं आप कह सकते हो ना कि 75 क्वेश्चन ही आएंगे। तो जीके जीएस ताकि तो बहुत बड़ा हो जाता है, इस कारण से मैं जीके जीएस को पहले डिस्कस करूंगा। ठीक है, जीके जीएस को सबसे पहले डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको जीके जीएस के बाद रीजनिंग और मैथ जो बचा हुआ रहेगा वो सारा कर दूंगा, और सब आपको पीडीएफ वीडियोस सब आपको मिलेंगे। ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा, और आपके पास मेरा जो है वो टेलीग्राम का यूजर नेम सौरभ25 सिंह है। वहां से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। जब एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होंगी तो एग्जाम के टाइम हम उसको रिवाइज भी कर लेंगे। हम सबसे बड़ी है कि स्ट्रेटजी पे डिस्कशन हमेशा करते रहेंगे। आपको जो मोटिवेशन की आवश्यकता होगी तो वो हम हमेशा करते रहेंगे, कि कैसे आप अपने को फोकस्ड रखें, पढ़ाई पे अपने आप को लगाए रखें, और आपकी एक क्या स्ट्रेटजी दिन भर की होनी चाहिए, कैसे करके आप जो है वो चीजों को कर पाओगे ताकि आपका दिमाग ना भटके। तो मैं एक मोटिवेशनल जो है वो बातें भी आपको अलग से बताऊंगा, उसके लिए अलग से वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगा, जिससे आपको फोकस्ड रहे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि इस एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर पाओ। ठीक है। इसका जो फी है वो 749 है, लेकिन आपको इस पे 33% से अधिक का डिस्काउंट मिलेगा, और आप इसे अभी बाई करते हो तो आपको 499 में ये मिल जाएगा। ठीक है, 499 में ये मिल जाएगा। आपको कोर्स को कैसे इनरोल करना है, तो आपको यदि कोर्स में इनरोल करना है तो आपको ये जीपे का नंबर है, गूगल पे का नंबर दिया गया है, या तो फिर ये क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑटोमेटिकली 499 का लिंक आ जाएगा।
499 का ऑटोमेटिकली आपको पास लिंक आ जाएगा, उसको पेमेंट करिए। उस पेमेंट के बाद या तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे टेलीग्राम जो यूजर आईडी है सौरभ25 सिंह, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करोगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लगभग 6 घंटे के अंदर आपको 6 आवर्स के अंदर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो यही पूरा तरीका है इस जो है वो ग्रुप का। और इसमें हर चीजें हम करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया जाएगा। जो भी चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, और आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बैच जो स्टार्ट होने वाला है वो 20 अगस्त से होगा। थोड़ी सी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स इसमें जुड़े हुए रहेंगे। तो 20 अगस्त से बाद जो स्टार्ट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जैसे ही बीपीएससी का एग्जामिनेशन खत्म होगा, बीपीएससी और बीपीएससी एश दो एग्जामिनेशन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जो मेरे स्टूडेंट्स पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी इस एग्जामिनेशन को फिल करते हैं। तो 10 सितंबर और 13 सितंबर, तो 13 सितंबर के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसका जो कोर्सेज हम करेंगे कैसे, ये जो कोर्सेज है वो चलेगा कैसे, तो हम इसमें वीकली लेके चलेंगे। वीकली आपको जो है वो कोर्सेज के शेड्यूल मिलते रहेंगे कि ये चीजें ऐसे पढ़ाई जाएंगी, ये ऐसे पढ़ाई जाएंगी। जैसे मैंने जो प्लान किया है अपने अकॉर्डिंग, वो 3 चीजें लेके चलूंगा। पहला तो एक जीके का पोर्शन लेके चलूंगा, जनरल नॉलेज का। दूसरा जो पोर्शन मैं लेके चलूंगा वो चलूंगा जनरल स्टडीज का, जनरल स्टडी बोलो जीएस मतलब जनरल साइंस का। और तीसरा जो मैं एक पोर्शन लेके चलूंगा वो स्टैटिक जीके का, क्योंकि स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है, जैसे कंट्री कैपिटल पूछा जाता है। तो मैं एक वीक में ऐसे लेके चलूंगा कि जैसे जीके में मैंने कोई पॉलिटी का टॉपिक उठा लिया, पॉलिटी का चैप्टर 1 उठा लिया, यहाँ से मैं एक बार कंप्लीट करवा दूंगा एक एक करके। तो जैसे मैंने जो सोचा है उसके हिसाब से मैं केमिस्ट्री को ही स्टार्ट करने वाला हूँ, तो केमिस्ट्री यहाँ से उठा लूंगा, यहाँ से पॉलिटी को उठा लूंगा, और यहाँ से स्टैटिक जीके को उठा लूंगा। और ऐसे ही करके वीक वाइज जो है वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही आपको वीक वाइज शेड्यूल मिलता रहेगा कि ऐसे करके आपको पढ़ाई होगी। ठीक है, वो पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा वीक वाइज। ठीक है, वीक वाइज मिल जाएगा। उसके बाद आपको जब चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिसेस बहुत जरूरी होता है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस से आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा। 50 जो क्वेश्चन होता है जीके जीएस का, आपको जो मतलब जो भी उस चैप्टर से बन जाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिलेगा क्वेश्चंस का। उसके बाद हम कुछ दिन बाद जब हमारा चैप्टर जो है वो थोड़ा बहुत खत्म हो जाएगा, हम कुछ अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तब फिर हम 50 जीके जीएस की एक सीरीज चला देंगे। 50 जीके एंड जीएस की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को आपको सॉल्व करना है, आपको उसका मार्क्स मुझे बताना है, और उसके बाद मैं उस पीडीएफ को काफी डिटेल से जो है वो डिस्कस करूंगा। डिस्कस जो होगा वो वीडियो के माध्यम से होगा, और पीडीएफ तो आपको पहले दे ही दिया जाएगा। तो ऐसे करके आपका जो एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस है वो एकदम विद एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मैं कुछ ऐसी चीजें नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट होगी। तो मैं हर चीजों को कंप्लीट जो है वो करूंगा। तो आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उस स्क्रीनशॉट को हमारे पास जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है या फिर मेरा जो टेलीग्राम आईडी है उस पर सेंड करिए। आपका जब पेमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको जो आपका टेलीग्राम का ग्रुप होगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे कोर्स के बारे में रहा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये देख लीजिए, मेरा बीपीएससी एएसओ का जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है। यहाँ पे हम 10 टेस्ट सीरीज लगाएंगे जिसमें 750 जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ जब बात करूं तो मैं 2000 प्लस जीके के क्वेश्चन यहाँ से पार हो जाएंगे। यदि आपको पीवाईक्यू देखना है किसी भी एग्जामिनेशन का जो बिहार में हुआ है, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, बिहार ऑल एग्जामिनेशन पीवाईक्यू। यहाँ पे सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, और उन सबका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर कर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है वो बीएसएससी सीजीएल पीटी का है। 2022 में एग्जामिनेशन हुआ था 24 दिसंबर 2022 को। तो एक एक कर हम 1 से 150 क्वेश्चन तक डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का ड्यूरेशन काफी लंबा होगा। ठीक है, 2 घंटे 2.5 घंटे तक वीडियो जा सकता है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर देखिए और एकाग्रता से देखिए, तभी आपको चीजें जो है वो क्लियर होंगी। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मैमल्स जो होते हैं, जो भी स्तनधारी होते हैं, उनमें लिंक क्रोमेटिन होता है। उस लिंक क्रोमेटिन पर एक बार बॉडी होता है। उस लिंक क्रोमेटिन पर एक बार बॉडी होता है, और उस बार बॉडी का आपसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, और कि ऑप्शंस में कौन सा जो है वो बार बॉडी का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये बार बॉडी है वो क्या है। ठीक है, बार बॉडी क्या है, तो बार बॉडी जो है वो एक स्पेशल टाइप का क्रोमेटिन होता है। बार बॉडी जो है, एक रफ मैं लेके चलता हूं, वहां पे इन चीजों को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ये जो बार बॉडी है,
ये बार बॉडी है क्या? ये यदि आपसे पूछा जाए कि बार बॉडी क्या है? तो बार बॉडी क्या है? तो एक जो है एक स्पेशल टाइप का क्रोमेटिन होता है। एक स्पेशल टाइप का ये क्या है? एक क्रोमेटिन है। स्पेशल टाइप का एक क्रोमेटिन है जो कि केवल और केवल फीमेल्स में पाई जाती है। केवल और केवल फीमेल्स जो है महिलाएं हैं उनमें ही पाई जाती हैं। महिला की जो न्यूक्लियस होती है, उनकी जो कोशिका कोशिका की जो न्यूक्लियस होती है, वहां पे ये पाया जाता है। महिलाओं की जो कोशिका की न्यूक्लियस होती है वहीं पे ये पाया जाता है। तो इसे आप सेक्स क्रोमेटिन भी कह सकते हो। ये जो बार बॉडी है इसको आप सेक्स क्रोमेटिन भी कहा जा सकता है। क्रोमेटिन, सेक्स क्रोमेटिन इसको कहा जाता है। ये जो बार बॉडी है इसको किसने खोजा था? इसका फाउंडर की यदि आपसे बात की जाए तो इसके जो फाउंडर होते हैं वो म्यूरी बार हैं। ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं वो म्यूरे बार हैं और इन्हीं के नाम पे म्यूरे बार रखा गया है। और इसके साथ एक और व्यक्ति का नाम जुड़ता है, वो है एबाल्ट जी बर्ट्राम। एबाल्ट जी बर्टान, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है वो एबाल्ट जी बर्टान मुर्रे, और उसके साथ ही एबाल्ट जी बर्टान भी याद रखना है। तो बर्टार्म भी यदि ये आप याद रखते हो तो उतना भी इसके लिए काफी होगा। ठीक है, बर्ट्राम भी काफी होगा। बार बॉडी जो है वो क्या होता है कि असल में बार बॉडी जो है उसमें एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन, उससे पहले मैं थोड़ा और क्लियर इसको कर देता हूं तभी आपको चीजें क्लियर आएगा। बार बॉडी जो होता है ना वो एक आप कह सकते हो कि, और इसकी खोज जो है ना ये 1949 में की गई थी। 1949 में बार बॉडी बेसिकली होता क्या है कि एक एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बार बॉडी जो है वो एक एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम होता है। जैसे हमारी जो बॉडी होती है उसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पाया जाता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो क्रोमोसोम ही होता है बार बॉडी। बार बॉडी जो होता है वो क्रोमोसोम ही होता है, लेकिन कौन सा? एक्स क्रोमोसोम। और उस भी एक्स क्रोमोसोम में ये एक्टिव नहीं होता है, वो इनएक्टिव होता है। वो इनएक्टिव होता है। तो ये इनएक्टिव जो है वो क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये एक इनएक्टिव क्रोमोसोम होता है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमंस जो है उनमें क्या है, ह्यूमन में मेल होता है और फीमेल होता है। तो इनमें क्रोमोसोम क्या होता है? तो मानव में जो स्त्री होती है, जो फीमेल्स होती है, उनमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। वहीं जो पुरुष होते हैं उनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम है। दैट्स वाई तो पुरुष डिटरमाइन करता है सेक्स को कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। तो ये जो एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है ना, तो स्त्री की जो ईच पार्ट ऑफ सेल जो महिलाओं की होती है, वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम होता है ना, वो एक्टिव होता है। और दूसरा जो एक्स क्रोमोसोम होता है ना वो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होता है और एक जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है, एक जो है वो एक्टिव होता है। जो इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है ना, ये जो इनएक्टिव क्रोमोसोम होता है, इसी इनएक्टिव क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो इसको बार बॉडी कहा जाता है। इनएक्टिव जो क्रोमोसोम होता है उसको बार बॉडी जो है वो कहा जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम जो इनएक्टिव होता है वही एक बार बॉडी के रूप में न्यूक्लियस जो होता है वहां पे चली जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि बार बॉडी कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो भी इनएक्टिव क्रोमोजीन होगा उसको हम यदि एक्स क्रोमोसोम से हटा देंगे तो एक्स क्रोमोसोम -1 कर देंगे तो हमें बार बॉडी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो महिलाओं जो मेल्स होती हैं उनमें बार बॉडी कितना होगा? तो मेल्स में बार बॉडी एक्स क्रोमोसोम 1 है, और एक में से एक जब घटा देंगे तो इनमें क्या हो जाएगा? बार बॉडी पुरुषों में 0 बार बॉडी हो जाएगा। उसी तरह से फीमेल में बात करें कि एक्स एक्स 2 है, तो 2 एक्स में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ से एक बार बॉडी आ जाएगा। तो फीमेल्स में एक बार बॉडी होता है। ठीक है, और जो पुरुषें होती हैं उनमें कोई भी बार बॉडी जो है वो नहीं होता है। बार बॉडी जो है वो सेक्स को डिटर्मिनेशन करता है, सेक्स को डायगोनाइज करता है कि कोई भी है वो पुरुष है या फिर महिला है, इसको ये डिटरमाइन कौन करता है? तो वो बार बॉडी ही करता है। जो भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं किसी भी बच्चे में, तो उसको यदि आपको जानना है तो उसके लिए आपको ये बार बॉडी है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो काम करता है। जैसे कि सिंड्रोम करके जितनी भी बीमारियां आ जाती है, जैसे क्लिफनेल्ट्रल सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बहुत सारी आती हैं। उसके बाद फोरेंसिक साइंस है, तो उसमें भी जो फीमेल्स के टिश्यू होते हैं उनको पहचानने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ताकि जब उसमें बार बॉडी रहेगा तो पता सीधा चल जाएगा कि फीमेल है, और बार बॉडी नहीं रहेगा तो वो मेल है, ऐसा पता चल जाएगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
इसका पोजीशन कहाँ पे होता है? तो ये जो है वो न्यूक्लियस के किनारे पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियस के किनारे पे होता है। तो ये हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है? ये हेटेरोक्रोमेटिन से आखिर कैसे जुड़ेगा? तो हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है, जो इनएक्टिव आपने देखा ना, यही जो इनएक्टिव क्रोमेटिन है जिसको मैंने बार कहा, बार बॉडी कहा, यही इनएक्टिव क्रोमेटिन जो है एक्स इनएक्टिव इनएक्टिव क्रोमेटिन है, इसी को तो हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरो क्रोमेटिन इसको कहा जाता है। हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? तो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि काफी कंडेंस होता है, काफी कंडेंस्ड होता है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो एक घना एक कॉम्पैक्ट रूप में ये होता है, तो इसको ही हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्या होता है? तो एक्स होता है। ठीक है, तो हेटेरोक्रोमेटिन है वो क्रोमेटिन का वह पार्ट है जो कि इनएक्टिव होता है और जो कि बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, वो बहुत गाढ़ा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होता है, मतलब जीन एक्सप्रेशन ये नहीं करता है। ठीक है, ये जो एक्स एक्स इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो जीन को डिटरमाइन नहीं करेगा, जीन को एक्सप्रेशन नहीं देता है, और तो इसको आप कहेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। बार बॉडी जो होता है वो फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का उदाहरण है। तो ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है ना, यदि हम विशेष रूप से यदि कहें तो ये हेट्रोक्रोमेटिन ही नहीं, ये जो है वो फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो फैक्यूलेटिव, फैक्यूलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, फैक्यूलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, यहाँ पे वही चीजें उतरेंगी। फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है इसका उदाहरण है। और ये जो फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन है इसका जो ये जो कोशिका है ना वो बदलते रहती है, इसका जो है वो समय के अनुसार ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये जो समय है ऐसा नहीं कि दिन रात के साथ चेंज होता है, आपकी बायोलॉजिकल आपकी बॉडी की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहता है। ठीक है, तो जो बार बॉडी है उसमें पाए जाने वाला जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो उसका पूरा का पूरा जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन में रूपांतरण हो जाता है, जो कि एक निष्क्रिय रूप होता है, इनएक्टिव रूप होता है एक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, तो यह जो है वो जिन एक्सप्रेशन को नहीं दिखाता है, इस कारण से स्त्रियों में एक्स क्रोमोसोम के समान ही संतुलन जो है वो बना रहता है। इस जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है यहाँ पे एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और इस प्रोटीन को कहा जाता है HP1। इसको कहा जाता है HP1। HP1 का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन 1। और उसके साथ ही साथ इसमें H1 भी प्रोटीन होता है। HP1 और H1 दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, दो टाइप के इसमें प्रोटीन होते हैं, तो HP1 प्रोटीन और H1 प्रोटीन। तो HP1 प्रोटीन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो हेट्रोक्रोमेटिन प्रोटीन 1 कहलाता है। और उसके साथ ही H1 जो प्रोटीन है वो, H1 कहने का मतलब है कि वो हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, वो हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान कैसे रखना है? बार बॉडी मतलब हेट्रो एक्स हो गया, मतलब इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है, तो आपको यही याद रखना है कि बार बॉडी वही है जिसमें जो है वो बार बजी गई है, मतलब कि वो इनएक्टिव है। जिसमें 12 बज गया है मतलब वो सो गया है, तो इनएक्टिव है। तो ऐसा करके कुछ आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक्टिव क्रोमोसोम जो होता है वो यू क्रोमेटिन होता है। अब ये वाला जो पार्ट बचा, इधर तो हमने इनएक्टिव को पूरा डिस्कस किया, अब ये वाला जो बचा हुआ है ये तो एक्टिव है, ये तो एक्टिव क्रोमेटिन है। अब इसी एक्टिव क्रोमेटिन इसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन। ये इसको यू क्रोमेटिन जो है वो कहा जाता है, जो कि इसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है, तो ये हल्का हो जाएगा, लाइट होगा। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और ये एक्टिव होगा, ये एक्टिव होगा ना कि इनएक्टिव होगा इसकी तरह से। तो एक्टिव जो होगा वो उसको यू क्रोमेटिन कहेंगे, और जो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होगा उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाएगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है, पहला हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा यू क्रोमेटिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो काफी डिटेल से हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो अब हम यहाँ ऑप्शंस को चेक करेंगे, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है। तो हेट्रोक्रोमेटिन यहाँ से आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको यू क्रोमेटिन क्या होता है ये बता दिया, मैंने आपको बताया कि फैकुलेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है ये बताया। उसके बाद जो है वो मैंने बताया कि सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन है वो क्या होता है, ये मैंने नहीं बताया, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो क्रोमेटिन है ना, सेंट्रोमेट्रिक हेट्रोक्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन कुछ और नहीं है, ये सेंट्रोमियर ना, आपने आपने नाम सुना होगा। सेंट्रोमियर देखिए ये ऐसा कुछ होता है, ये दो जो सेल्स होती है ना, दो क्रोमेटिन्स जो होता है वो एकदम
जैसे टूटने वाली है, यहीं से वो सिस्टर क्रोमेटिन बनने वाली है, तो इसी को सेंट्रोमियर कहते हैं। जो उसका सेंटर होता है ना क्रोमेटिन क्रोमेटिन का, उसको ही सेंट्रोमियर कहते हैं, और इसी सेंट्रोमियर को सेंट्रोमेटिक हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो कहा जाता है, जो कि क्रोमोसोम का एक सेंट्रोमियर है। ठीक है, क्रोमोसोम का एक सेंट्रोमियर है, यहीं से जो है वो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा, उस समय इसका डिवीजन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर के रूप में यह चिपका हुआ रहता है, और बाद में डिवाइड होकर है जो सिस्टर क्रोमेटिन जो है वो बना देते हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? यह जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन का एक खास रूप है, जिसका मतलब होता है कि यह बहुत ज्यादा डेंस है और कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए ये एक्टिव जीन्स को नहीं बताता है। हेट्रो जहां भी आएगा वो एक्टिव को तो बताएगा ही नहीं, हेट्रोक्रोमेटिन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सेकंड 5 ईयर प्लान है वो किस मॉडल पे आधारित था? तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, आपको पता है पीसी महलनोबिस जो है उनके मॉडल पे आधारित था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो योजना आयोग के द्वारा चलाया जाता था, और इस जो योजना आयोग है उस योजना आयोग के लिए एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो बनता था। उस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसी के द्वारा इसको जो है वो देख रेख किया जाता था, इसको रेगुलेट जो किया जाता था। इसको जो है वो 1952 में 6 अगस्त 1952 में एनडीसी को बनाया गया था, जिसका काम था कि योजना आयोग के जो भी मॉडल्स बनाते हैं, ये जो भी योजनाएं बनाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था, इसका मेन जो टारगेट था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ ही साथ कृषि पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना था। इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1956 से लेकर 61 तक इसका कार्यकाल रहा था, 5 वर्षों तक कार्यकाल रहा था। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। फलस्वरूप इस योजना के दौरान जो है वो रौल किला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह संयंत्र है वो स्थापित किए गए थे। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये दुर्गापुर में जो स्थापित किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये किसके सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था? उसी तरीके से जो रौल किला है जो कि उड़ीसा में है, वो किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से स्टैब्लिश किया गया था? और उसके साथ ही जो भिलाई में है, उसको किसके जो लौह इस्पात संयंत्र है वो बनाया गया था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का पूछा जा रहा है कि दो रेलगाड़ी है, ए और बी से शुरू होती है तथा क्रमशः ए तथा बी की तरफ जाती है। मतलब यहां से एक इधर तरफ जा रही है और यहां से एक इधर तरफ आ रही है, और दोनों मिलेगी, ए और बी है तो दोनों बीच में कहीं मिलेगी, ऐसा ही सवाल है। और उनकी जो गति है वो 80 किलोमीटर और 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब दोनों मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी जो है वो 65 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता है। वहीं एक रेलगाड़ी, जैसे मान लिया कि ए जो है वो 65 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर लिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? इन दोनों के बीच का ये जो पूरा डिस्टेंस है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो वहां पे एक थ्योरी पढ़ी जाती है कि जब भी टाइम जो है वो कांस्टेंट होता है, तो जो स्पीड होती है ना, वही डिस्टेंस का जो है वो रेशियो होता है। तो जैसे स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए कितना है? 80, और स्पीड ऑफ बी कितना है? वो 95 है। ठीक है, तो यही जो होता है जब टाइम होगा तो डिस्टेंस जो होती है वो इसका उल्टा हो जाता है। तो 95, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एस इंटू टी। तो ये जो है एस और टी जो है वो टाइम और जो समय है वो इनवर्सली होता है, ये सेम रहेगा। टाइम और समय जो होता है ना, टाइम और स्पीड जो है वो इनवर्सली होता है। तो यहाँ तो टाइम कांस्टेंट है, टाइम जब कांस्टेंट है तो जो जिसके साथ होता है वो उसका नहीं होता है, तो वो इनवर्सली हो जाएगा, और जो जिसके साथ है वो इनवर्सली, और ये डायरेक्टली हो जाएगा। तो समय और डी जो है वो टाइम मतलब स्पीड और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब कह रहा है ना कि 165 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यही जो स्पीड है यही तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्पीड कितना कह रहा है? तो हम कह रहे हैं कि लेकिन हम कह रहे हैं कि 95 और कितना है, 15 ही ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हम 165 ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कितना टी बराबर आ जाएगा? टाइम जो है वो 11 घंटा आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? 11 घंटा आ जाएगा। अब देखिए, दोनों की स्पीड कैसी चल रही है, तो दोनों एक ही तरफ चल रही है, तो दोनों का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। दोनों जब एक ही तरफ आती है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। तो 95 और 80 जब जोड़ोगे तो 165 आ जाएगा। 95 165 बोल रहा हूँ, 175 आ जाएगा। अब यही 175 तो है 11 मिनट 11 घंटे तक चलेगा। तो 11 घंटे तक 175 जो है वो डिस्टेंस से चलेगा 11 घंटे तक, तो कितना डिस्टेंस तय करेगा? 175 किलोमीटर से। तो दोनों का जो डिस्टेंस तय होगा वो 1925 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा। तो आसान सा सवाल है, बस आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए।
ज्योग्राफी का चौथा सवाल है कि समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उसको क्या कहते हैं? तो समदाबीय रेखा। हिंदी तो एकदम आसान सा हो जाएगा। तो समदाब रेखा जो होती है, यहाँ पे आपको समदाब रेखा याद रखना है। तो समदाब कहाँ है? समदाब ऑप्शन नंबर ए होगा, समदाब, आइसो बार। ठीक है, तो समान वायु स्थानों वालों जो जोड़ता है उन रेखाओं को हम समदाब रेखा कहते हैं। यह जो रेखाएं हैं वो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। धूप की समान अवधि, तापमान और बादल वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उनको क्रमशः हम समधूप कहते हैं। समधूप कहने का मतलब कि जो सनलाइट को समान रूप से बांटता है तो उसको समधूप रेखा है। जो टेम्परेचर को समान रूप से डिवाइड करता है उसको समताप रेखा है। और उसके बाद सममेघ रेखाएं उसको बोलते हैं जो बादलों को समान रूप से बांटता है। तो ये आपको याद रखना है, समताप रेखाएं वो हो गई। ठीक है, और तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है कि हमसे रीजनिंग का सवाल पूछा रहा है कि एप्पल को 25 लिखते हैं तो बनाना को क्या लिखा जाएगा? तो आखिर एप्पल को हम 25 लिख ही क्यों रहे हैं? तो देखिए एप्पल में 3 दो 5 अक्षर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से 3 और 3 6 अक्षर है, तो इसका स्क्वायर कर दो तो 36 आ गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि एक राशि है, मिटाता हूं इधर। पूछ रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/9 भाग है। 1/9 भाग है, मतलब यदि मूलधन है 9, यदि मूलधन है 9 तो एक भाग जो है वो इसका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। वर्षों की संख्या जो है वो वार्षिक प्रतिशत दर के बराबर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है वो आपको ध्यान रखना है, वही आपको निकालना है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी इन इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ये प्रिंसिपल अमाउंट है और उसका एसआई जो है वो 1 बनेगा। तो एसआई 1 बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना बनेगा? 9 है। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो समय कह रहा है कि दोनों सेम ही है, तो ऐसे जब हम करेंगे तो ये क्या होगा? 100/9 होगा, और 100/9 को जब करेंगे तो 3/10 होगा। तो 3/10 आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। 3/10 नहीं, 10/3 होगा। ठीक है, 10/3 यहाँ से हमारा आंसर बनेगा, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 यहाँ से जाएगा और नीचे 3 आएगा, तो 10/3 बनेगा, ना कि 3/10 बनेगा। कैसे हुआ मैंने बता दिया है। नीचे आपको आकार दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि नेक्स्ट जो है वो कौन है, नेक्स्ट जो है वो कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे जब भी सिचुएशन हो तो उसको आप या तो डिग्री में नाप लो कि कितने डिग्री में चेंजेस आ रहे हैं, या तो आप मतलब कैसे भी एक मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा, बिना मेजरमेंट के वो नहीं होगा। तो जैसे पहला पोजीशन है वो इस तरीके से है और यहां से जो है वो ऐसे हो जा रहा है, तो मतलब ये जो है वो इसके ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, ये वाला जो स्थान है वो इसके ऊपर चला जा रहा है, ये शिफ्ट होके ऊपर गया, और ये जो है वो नीचे आ जा रहा है, यही तो हो रहा है। ठीक है, यही तो हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये वाला जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये वाला जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, और ये जो यहाँ पहुंचा था वो इधर की ओर मुड़ जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि दो डबल सिंबल भी लगते चला जा रहा है, दो डबल सिंबल भी आया। उसके बाद इसी डबल सिंबल के बाद जो है वो इस डबल सिंबल को फिर से घसका दो, यहाँ पे कर लो, फिर से इस डबल सिंबल को यहाँ पे कर लो और इसको यहाँ पे कर दो। यही तो हो रहा है ना, इसको यहाँ पे कर दो, और ये जो ऐसे किया है उसको यहाँ पे कर दो, अब फिर से यहाँ आया डबल सिंबल वाला। तो अगला सिचुएशन क्या बनेगा? तो पहला सिचुएशन ये बना, दूसरा सिचुएशन ये बना, तीसरा ये बना। तो फिर से अगर पहला ये बनता है, दूसरा ये बनता है, पहला ये बनता है, दूसरा ये बनता है, तो तीसरा क्या बनेगा? तो ये वाला कहीं यहाँ पे आएगा, ये वाला कहीं यहाँ पे आएगा। तो कहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको दिख रहा है, ये वाला जो है वो पहले देखिए, देखिए ये वाला पहले शिफ्ट हो जाएगा पीछे, ये यहाँ पे है तो एक पीछे हो जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे है तो एक पीछे चला जाएगा ये। तो पीछे देखिए कहाँ पे है, तो आपको एक तो यहाँ पे दिख रहा है इसमें। उसके बाद कौन सा है, ये वाला जो है वो नीचे शिफ्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ यहाँ भी दिख रहा है, तो ये वाला नीचे शिफ्ट होके आना है, ये वाला नीचे शिफ्ट होके आना है। तो देखिए किस में है, नीचे शिफ्ट होके इसी में आया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो भी दिया गया है उसको सीधा सा आप याद रखना है कि दक्षिणवर्ती दिशा में वो आधा चरण आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, साउथ के उधर साउथ साउथ के तरफ वो आधा आधे आगे बढ़ते चली जा रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है, साउथ की तरफ आधा आगे बढ़ते चली जा रही है। तो इतना से बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रीजनिंग का सवाल नहीं है, सिटिंग मतलब ब्लड रिलेशन है।
एक आदमी ने एक स्त्री से कहा कि तुम्हारी माँ के पति के इकलौते भाई मेरा चाचा है, तो उस स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो ट्री आपको जब बनाना है तो आपको जैसे ट्री बनाइए कि तुम्हारी माँ किसको कह रहा है, एक स्त्री को कह रहा है, तो कोई स्त्री होगी। अब उस स्त्री को, ये फीमेल है तो इस फीमेल की कोई माँ होगी, तो इस तुम्हारी माँ की, स्त्री है, उस तुम्हारी माँ के पति के, तो इसका कोई पति होगा, मतलब इसका बाप जो होगा, तो ये पॉजिटिव रख लो, ये नेगेटिव रख लो। बाप हो गया। उसके पति मतलब पिताजी हो गया, और उसके पति के इकलौते भाई मेरे चाचा हैं। उसके पति का जो इकलौता भाई है वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे चाचा हैं। तो ये अगर चाचा होगा तो यही तो मेरा पिता है ना, यही तो मेरा पिता है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हो गए, यही तो होंगे, चाहे बहन बहन हो चाहे भाई भाई हो, ऐसा ही तो होगा ना। तो पूछ रहा है कि स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये जो है वो इससे किस प्रकार से संबंधित है, तो ये जो होगा वो उसकी बहन हो जाएगी। तो बहन कहीं ऑप्शन में है, डॉटर डॉटर बहन ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको आप सिस्टर कर लो, किसी एक को काट लो और उसको सिस्टर कर दो। तो जो ये चाचा है इसको काटो और चाचा के जगह जो है वो सिस्टर कर लो, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो सीधा आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। जो समांतर श्रेणी वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगाओ। तो आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो 1 से लेकर 31 तक जाना है। तो a बराबर तो 1 हो जाएगा, उसके साथ ही साथ जब d बराबर लिखोगे, कॉमन डिफरेंस जो होता है, तो 1 से लेकर 3 होगा, 5 होगा, तो 1 से लेकर कैसे होगा, 1 से 3 से 5 से ऐसे चलना है ना। तो आपको ध्यान रखना है, 1 3 5 चलेगा। 1 से लेके विषम संख्या बोल रहा है, तो विषम संख्या 1 3 5 से ही चलेगा ना। तो 1 3 5 करेंगे तो डिफरेंस विषम संख्याओं का हमेशा 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस। और एल बराबर जो है वो लास्ट संख्या कितनी है, 31 है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, तो इससे सबसे पहले तो एन निकालेंगे, तभी तो एस एन बराबर फॉर्मूला निकालेंगे। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर होता है ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जब फॉर्मूला पुट कर देंगे तो एन बराबर हमारा 16 निकल के आ जाएगा, एन बराबर 16 निकल के आ जाएगा। और इस एन बराबर 16 को जब हम एस एन में पुट कर देंगे, एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया है ना। एस एन वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एस एन वाला फॉर्मूला एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यही तो एस एन का फॉर्मूला होता है। तो एस एन कितना है, 16, एन का वैल्यू 16 आया, तो यहाँ पे 16/2 आ जाएगा। ए का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू 31 है, तो 31 एक 32 हो जाएगा, और यहाँ से 8 हो गया, तो 32 गुना 8 बटा 16 हो गया। 32 गुना 8 बटा 16, तो 32 जैसे ही कटेगा तो 16 दूना 2, तो यहाँ से 16 32 जैसे ही कटेगा तो क्या होगा, 8 गुना 32 हो गया, और इधर से n60 ये तो निकालना ही है हमको ना। तो यहाँ से 32 हो गया, तो 32 गुना ये 8 और 32, तो 8 में 32 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में रहा 1, कटती है 24 1 25, तो 256। तो देखिए 256 है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा है, 49 56, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो मैथ्स डिस्कस करूंगा, तो मतलब इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो डिस्कशन करने में बहुत ज्यादा समय भी लगेगा मैथ का। किसी वस्तु का क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अंतर जो है वो 360 रुपया है। यदि लाभ जो है वो 25% है तो क्रयमूल्य जो है तो विक्रयमूल्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर है वो 360 है, यही दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ मतलब क्या हो रहा है कि 25% मतलब 1/4 है। तो 4 की वस्तु है, 4 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है, और इसको एक जो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको बेच ये कितना में रहा है, 5 में बेच रहा है। और हम कह रहे हैं कि ये 5 में, जो 5 और 4 का जो अंतर है ये 1 है, और यहाँ कहा जा रहा है कि एक अंतर नहीं है, तो 360 अंतर है। तो 360 से गुना करेंगे तब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस 5 है। तो 36 में जब 5 से गुना करेंगे, 360 में जब 5 से गुना करेंगे, तो 3 पचे 15, तो 1500 हो जाएगा, और 6 पचे 30, तो 300 हो जाएगा। तो यहाँ से 1800 हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखो ऑप्शन में 1800 है, तो ये वाला हमारा जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि कौन सा संख्या निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगी। 0 3 8 15 24 है, 0 3 8 15 24 है। तो आप देखो कि कैसे बढ़ रहा है। तो 0 से 3 जो बढ़ रहा है, 0 से 3 बढ़ रहा है, वो 3 बढ़ रहा है। यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। उसके बाद क्या बढ़ रहा है, तो उसके बाद 7 बढ़ रहा है, तो 2 2 बढ़ते जा रहा है। उसके बाद देखिए 9 बढ़ रहा है, तो 5 और 9 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ेगा तो 11 बढ़ेगा। तो 24 और 10 34, तो 34 और 1 35।
35 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो आंसर हो जाएगा, 35 यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, तो बाकी देख लीजिए, 35 यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल ज्योग्राफी से है, बहुत अच्छा सवाल है। कोरियोलिस फोर्स है, उसके साथ साथ जो दाब प्रवणता होती है, तो कहाँ है ये? कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मतलब कि कोरियोलिस फोर्स और दाब प्रवणता फोर्स में संतुलन से उसका जब बैलेंसिंग होगा, तो उस बैलेंसिंग से जो प्रोड्यूस होगा समदाब रेखाएं, तो उस समदाब रेखाओं के समानांतर चलने वाली जो पवनें होती हैं, जो विंड्स होती हैं, उनको क्या कहा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। विंड्स दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार, जहां जहां पैरेलल टू आइसोबार वो विंड जो है वो फ्लो करती है, रिजल्टिंग फ्रॉम द बैलेंस बिटवीन कोरियोलिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो क्या कहलाती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वो जो फोर्सेज होते हैं, वो जो होती हैं, उसको मानसून विंड हमको कहते हैं। इस प्रकार के जो फोर्सेज, मानसून विंड नहीं उसको बोलेंगे, उसको भू विक्षेपी पवन कहते हैं। ठीक है, इसको जो है वो भू विक्षेपी पवन कहते हैं। यहां से मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको भू विक्षेपी पवन, भू विक्षेपी पवन इसको कहा जाता है। तो इसका आंसर तो समझ में आया कि भू विक्षेपी पवन होगा, जिसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में, यदि इसको बोला जाए तो इसको होता है जियो। भू मतलब जियो हो गया, तो इसको बोलेंगे जियो, जियो स्ट्रोफिक विंड, जियोस्ट्रोफिक विंड कहा जाता है। ये जो जियोस्ट्रोफिक विंड होता है, वो हॉरिजॉन्टल विंड होता है, जो कि वायुमंडल में जो अपर एटमॉस्फेयर है, वहां पे ये बहती है, वहां पे ये जो है वो पवने बहती है, जिसपे ना तो घर्षण लगता है, फ्रिक्शन, जो विंड का फ्रिक्शन होता है, नीचे वायुमंडल का जो फ्रिक्शन होता है धरती का, तो जितनी भी धरातलीय फ्रिक्शन है वो लगभग यहाँ पे ना के बराबर होता है, जिस कारण से वहां जो है वो समदाब रेखाओं के समांतर ये बहती रहती है। ये तो इतना क्वेश्चन में आपको कह दिया गया है। अब यहाँ पे जो है वो दाब प्रवणता, जिसको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं और कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है, तब जाके है वो सीधी समदाब रेखा के समांतर चलती है, और इसी जो पवन है इसको हम भूविक्षेपी पवन, जियोस्ट्रोपिक जो पवन कहते हैं। पृथ्वी पर ऊंचाई पर जहां घर्षण बहुत कम होता है, वहां जो पवनें चलती है उनके दाब के अंतर के कारण चलती है। पवनें जो चलती है वो दाब के अंतर के कारण चलती है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है वो विंड जाती है। लेकिन पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो है वो कोरियोलिस बल लगता है। पृथ्वी जो घूमता है, उस घूमने के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है, और उस फोर्स को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब इससे जो है वो हवा सीधी ना चलकर मुड़ने लगती है, इससे जो हवा है वो सीधी ना चल के मुड़ने लगती है। ठीक है, हवाएं जो है वो कोरियोलिस फोर्स के कारण सीधी ना चल के मुड़ने लगती है, और जब जो सीधी ना चल के मुड़ती है, और जब इन दोनों बलों में संतुलन हो जाता है, तो पवन जो है वो समदाब रेखाओं के एक समांतर चलने लगती है, और इन्हीं पवनों को भू विक्षेपी पवन कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं पवनों को भू विक्षेपी पवन कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो मैंने बताया कि कोरियोलिस बल सीधी नहीं चलती है, वो मुड़ते रहती है। ठीक है, कोरियोलिस बल जो है वो रोटेशन के कारण, कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं हैं वो सीधी ना चल के मुड़ते रहती है। तो कोरियोलिस बल में जो उत्तरी हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, वहां पे जो हवाओं की दिशा होती है, वो हवाओं की दिशा जो है वो अपने राइट साइड मुड़ जाएगी। तो कोरियोलिस बल में यदि मान लिया कि यहाँ से यहाँ कोरियोलिस बल चल रही है और इधर से चल रही है, तो यहाँ तक तो ठीक आएगी। अब यहाँ के बाद ये अपने राइट साइड मुड़ जाएगी, यहाँ के बाद यहाँ तक आई, और यहाँ के बाद आने के बाद ये अपने राइट साइड मुड़ेगी, तो इसका जो है वो राइट साइड किधर होगा? तो ये इस साइड मुड़ जाएगी। ठीक है, ये इस साइड मुड़ जाएगी। वही हम इसको इधर से लेके चलेंगे हवाओं को, तो जैसे ही वो कोरियोलिस फोर्स में आएगा, ऐसे चल रहे हैं, वो कोरियोलिस फोर्स में आएगा, तो ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगा, और दाहिनी ओर हम इधर मोड़ देंगे। ठीक है, दाहिनी ओर हम इधर मोड़ देंगे, तो यही फोर्सेज जो है वो ऐसे ऐसे मुड़ जाती है। अब इधर से चलेगा तो ये बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये जो नॉर्थ गोलार्ध है, नॉर्थ में ये राइट की ओर तरफ मुड़ती है, और जो इधर है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे लेफ्ट की तरफ मुड़ती है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी को व्यापारिक पवन, इसी के कारण व्यापारिक पवनें जो है वो चलती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ जो है वो राइट,
नॉर्थ जो है वो राइट मतलब ऊपर दायां, तो इसीलिए साउथ जो है वो लेफ्ट नीचे बायां, ऐसे करके याद रख सकते हो आप। नॉर्थ लेफ्ट, ठीक है। और जो है वो नॉर्थ में किसकी तरफ मुड़ेगी, नॉर्थ में राइट की तरफ मुड़ेगी, और साउथ में लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। तो याद आप इस तरह से कर सकते हो कोरियोलिस फोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बंगाल में काफी समय लगेगा, तो आपको पेशेंस होकर देखना पड़ेगा। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन है, उसका संस्थापक कौन था? हु इज द फाउंडर ऑफ लीडिंग पागलपंथी जो विद्रोह चला था बंगाल में, उसके संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो करम शाह इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन में कहीं है, नहीं है, तो कर्म शाह। सारे ऑप्शंस को मुझे फिर से करेक्ट करना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो कर्म शाह याद आपको रखना होगा। पागलपंथी विद्रोह है वो एक प्रकार का सेमी रिलीजियस विद्रोह था, ठीक है, जिसे उत्तरी बंगाल के जो शेरपुर तथा मियामी सिंह जिला है वहां पे कर्म शाह के द्वारा चलाया गया था। पागलपंथी विद्रोह है, इसकी शुरुआत 1823 में होती है, 1813 में होती है। और करम शाह के जो पुत्र है टीपू मीर, वो इसके बाद जो है वो इस विद्रोह को चलाता है। इस विद्रोह को जमींदारों एवं साहूकारों के अत्याचारों के खिलाफ स्टार्ट किया गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है वो कितने देशों के साथ स्पर्श करती है? हाउ मेनी कंट्रीज आर बॉर्डरिंग इंडिया इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री? तो ये 7 है, आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा जो है किसके साथ आता है? तो बांग्लादेश के साथ आता है। दूसरा जो किसके साथ आता है? तो चीन के साथ आता है। तीसरा जो पाकिस्तान के साथ आता है, और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ आता है। अब किस देश के साथ कौन कौन सी लाइनें बनती हैं ये भी आपको ध्यान में पूरा रखना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा देश है, किससे कौन सा लाइन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि 4 साल के अंतराल पर 4 बच्चों की आयु का योग जो है वो 60 साल है। 4-4 साल के अंतराल हो रहा है, पहला बच्चा जन्म लिया, उसके बाद 4 सालों के अंतराल के बाद दूसरा बच्चा जन्म लिया, उसके बाद तीसरा बच्चा जो है वो 4 साल अंतराल के बाद जन्म लिया। तो 4 साल के अंतराल के बाद 4 बच्चे हैं, उनकी आयु का योगफल जो है वो 60 साल है। तो सबसे छोटे बच्चे की जो आयु है वो क्या होगी? ठीक है, तो मान लिया कि जो बच्चा है वो सबसे छोटा बच्चा जो है वो एक्स आयु का होगा, तो अगला जो होगा वो x+4 का होगा, अगला जो होगा वो x+8 का होगा, अगला जो होगा वो x+12 का होगा। यही तो होगा। और सबको हम जोड़ देंगे तो 4x प्लस कितना हो जाएगा? 12 8 20 और 20 4 24, 4x+24 आ जाएगा। अब यही तो है वो 60 के बराबर है। यही तो योग जो है वो 60 के बराबर है। अब इसको जब 60 में घटाएंगे, 60 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 36, और 36 को 4 से भाग देंगे तो 9 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। तो आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माना कि n सबसे बड़ी संख्या है जो 62, 132 और 237 से डिवाइड हो जाती है, इनको डिवाइड कर देती है, तो विभाजित कर देती है उस, तो विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में समान संख्या जो है वो शेष रूप के रूप में बचती है। तो n का मान आपको निकालना है कि जो n है वो क्या है। तो ऐसे जो सवाल जब भी आपसे पूछा जाए, तो इस प्रकार के सवालों का आपको जो है वो HCF लेके चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जब भी सवाल पूछा जाए तो आपको HCF से बनाना होता है। तो देखिए 237 है, 132 है, और उसके साथ 62 है। ये 3 आपके अंक है वो दिए गए हैं। नंबर सिस्टम आप जब पढ़िएगा वहां पे एलसीएम एचसीएफ, तो वहां पे पता होता है कि ऐसी जब कंडीशन होती है तो इसमें एलसीएम निकाला जाता है, सबके डिफरेंसेस का एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबके डिफरेंसेस का आप एचसीएफ निकालोगे तो 132 में से 162 घटा दो, 237 में से 132 घटा दो, 237 में से 62 घटा दो। ऐसे करके जब आप घटाओगे तो आपको बचेगा क्या? तो 70, 105 और 175, इन तीनों का आपसे एलसीएम निकाला जाएगा। अब एलसीएम बोल रहा हूँ, एचसीएफ ये पढ़ना होता है। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे उन चीजों को तो डिस्कस करेंगे। अब इसका जब एचसीएफ आप निकालोगे तो इसका एचसीएफ आएगा 35, इसका एचसीएफ आएगा 35। अब 35 में अंकों का योग आपसे पूछा है, संख्या तो यही है, लेकिन आपसे पूछा है कि उस संख्या का डिजिट का योग क्या है, सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट 5 और 3 8। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन की जो राष्ट्रीय भाषा है वो मैंडारिन है, वो सबसे अधिक संख्या में बोली भी जाती है। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में मैंडारिन बोली जाती है क्योंकि चीन की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। अंग्रेजी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली जाने वाली जो भाषा है वो मैंडारिन हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और विश्व में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। बाकी यहाँ की क्या करेंसी, इसकी कैपिटल क्या है, ये सारा आपको ध्यान में रखना होगा। इसका कैपिटल बीजिंग हो जाएगा, और इसकी जो करेंसी है वो इसकी जो करेंसी है वो भी आपसे याद रखना पड़ेगा। तो इसका देखो करेंसी जो होता है वो आपको याद रखना है, रिन मिन बिन, रिन मिन बी।
रेनमिनबी इसकी करेंसी है और इसका यूनिट, इसका करेंसी की जो आधिकारिक मुद्रा है वो तो रेनमिनबी है, ठीक है, रेनमिनबी है, लेकिन इसका जो यूनिट मुख्य इकाई है वो होता है युआन। युआन, तो ये याद रखना है, दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। फिर से मैथ्स का सवाल है कि एक चुनाव हुआ, वहां पे 2 उम्मीदवार थे, उनमें से कुल 85% मत है वो पड़ा था, कुल 85% मत पड़ा है, और इसमें से 5% मत है वो अवैध घोषित कर दिया गया था, 5% मैथ है वो अवैध घोषित कर दिया गया था, और उसके बाद जो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला, जितने भी मत थे उसका 80% एक उम्मीदवार को मिल गया, जो कि कितना था, वो 17,242 था। तो बताइए कि इस चुनाव में मतों की कुल संख्या है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम एक रफ पेज ले लेते हैं जहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मान लिया कि चुनाव में कुल मत है वो 1 से, अब बोल रहा है कि 85% ही मत है पड़े, मतलब 15% मत है वो इनवैलिड हो गया, तो इसका 85% मत जो है वो पड़ा, तो इसका एक्स टोटल मत है, अब इसका 85% जो है वो पड़ा। अब इस 85% मत में 5% मत है वो अवैध घोषित हो गया, तो इसका वैध मत कितना होगा, 95% तो इसका वैध मत होगा ना, लीगल वोटिंग जो होगी वो 95% होगी। अब बोल रहा है कि इसी 95% का 80% मत है वो एक उम्मीदवार को मिला, अब इसका 80% मत है वो एक उम्मीदवार को मिला, और उसका वोटिंग कितना हो गया कि 17,442 वोट उसको मिल गया। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 2700 आएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू जो है वो 2700 आएगा, तो आपका आंसर यहाँ से 27 जो है वो हो जाएगा 27,000, नॉट 2700, तो ये 27,000 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपसे यहाँ जल प्रतिबिंब की बात की जा रही है कि जल प्रतिबिंब इसका कौन सा बनेगा, तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से आपको पता भी होगा, तो इसका जल प्रतिबिंब ए जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, बी इस तरीके से, 4 5, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही बन जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सवाल है वो करंट अफेयर से है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संरचना की दिशा जो है वो कैसी होती है। तो उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो वहां पे प्रति चक्रवात मतलब जो लौटती हुई चक्रवात होती है, तो उस समय जो विंड है उसका जो है वो सर्कुलेशन है वो कैसे होता है, एंटी साइक्लोन के समय, वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो निम्न दाब के क्षेत्र के चारों ओर लो प्रेशर जोन है, अब इस लो प्रेशर जोन के चारों ओर पवनों का परिक्रमण जो है वो चक्रवाती परिसंचरना तथा उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर पवनों का जो प्रतिक्रमण होता है वो प्रति चक्रवाती परिसंचरना कहलाती है, ठीक है, ये लो प्रेशर जोन है। अब इस लो प्रेशर जोन में जो हवाएं हैं वो बाहर से आएंगी, और वो जो हवाएं आएंगी वो इस तरीके से घूमते घूमते आती हैं, ठीक है, इस तरीके से घूमते घूमते आती हैं। तो निम्न दाब का जो क्षेत्र होगा उसके चारों ओर जब पवन घूमेगी, रोटेशन करेगी, तो वो चक्रवात जो होता है वो वो कहलाता है कि ये साइक्लोन है, ठीक है, ये चक्रवात है। अब यही जो है वो हाई प्रेशर जोन, मतलब यहां से लो प्रेशर जोन है, अब इससे बाहर निकल रही है, यहां से ये निकल रही है ऐसे ऐसे, तो ये बाहर जब निकल रही है तो इसमें लो प्रेशर से हाई प्रेशर जोन की ओर जा रही है, तो ये जो कहलाती है पवने वो कहलाती है एंटी साइक्लोन, ठीक है, ये एंटी साइक्लोन कहलाती है। इतना समझ में आ गया। अब इन प्रणाली जो भी मैंने बताया इसमें पवनों की जो दिशा है वो दोनों गोलार्ध में डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है, दोनों गोलार्ध में डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो हमें उत्तरी गोलार्ध में हमसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रति चक्रवात जो एंटी साइक्लोन होता है, जो एंटी साइक्लोन होता है उस एंटी साइक्लोन में केंद्र में उच्च दाब होने के कारण ये जो केंद्र है वो हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक है, केंद्र जो है वो हाई प्रेशर जोन होता है, इसी तरीके से बनेगा, केंद्र में हाई प्रेशर जोन हो गया। अब चूंकि केंद्र में हाई प्रेशर जोन हो गया, इस कारण से उच्च दाब होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों की जो दिशा है वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चलती है, तो ये वाला जो कंडीशन बनेगा वो नॉर्थ गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो चलेगा, ऐसे चलेगी, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, और जो साउथ गोलार्ध है यहाँ पे जो इसका जो घूर्णन होगा वो जो होगा वो एंटी क्लॉक होगा, तो क्लॉक एंटी क्लॉक इधर से चलेगा, तो ये हुआ एंटी चक्रवात की, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये
जो है वो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप चलेगी और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा की विपरीत चलेगी। ये हुआ एंटी साइक्लोन के बारे में। लेकिन चक्रवात जो है वो लो प्रेशर का जोन होता है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में भी दो कंडीशन बनेगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है इस चक्रवात में, चूंकि निम्न दाब होता है, इस निम्न दाब के होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा है वो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलेगी। तो नॉर्थ गोलार्ध में जो है वो एंटी क्लॉक चलेगी, एंटी क्लॉक वाइज इस तरीके से घूमेगी, और साउथ में जो है वो क्लॉक वाइज घूमेगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से घड़ी की सुई की अनुकूल होगी, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है प्रति चक्रवात के कंडीशन में नॉर्थ गोलार्ध में तो एंटी क्लॉक ना होगी, क्लॉक वाइज होगा। तो हमारा घड़ी की सुई के अनुकूल ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला जो है वो फलों का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो करता है। तो फलों का सबसे अधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में किया जाता है। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए फेमस भी है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा। बिहार जो है वो सब्जियों के स्थान में लगभग दूसरे तीसरे स्थान पर आता है। मखाना में तो एकदम पहले पोजीशन पे आता है, और आपको याद रखना होगा ये सब। नेक्स्ट सवाल है जो मैथ्स का है, आपको इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। तो जब इसको सॉल्व करिएगा, तो ये जब आप सॉल्व करिएगा तो 0 पॉइंट जैसे ये वाला है, तो सबसे पहले तो अंदर वाले को सॉल्व करो। तो 2 पॉइंट पॉइंट में 2 का वैल्यू होना ही चाहिए। तो ये जो 25 आपको नजर आ रहा है ना, ये 25 आपको नजर आ रहा है, इसका जब वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 0.05। अब 0.05 है और उसको 0.04 से जोड़ोगे तो 0.09 आएगा। अब 0.09 का जब आप निकालोगे तो 0.03 आएगा, 0.03 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग जो है वो 124 है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात जो है वो 3, 4, 5 है तथा उनके माता पिता की आयु का जो अनुपात है वो 76 और माता पिता की आयु का योग जो है वो 76 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु आपको निकालना है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी। तो मान लिया कि बच्चों की आयु आपको 3, 4, 5 दिया गया है, 3, 4, 5 दिया गया है। तो आपसे बोल रहा है कि इन दोनों की जो 3, 4, 5 है और उसके 3, 4, 5 है, क्या बोल रहा है कि 3, 4, 5 है और इसमें 5 सदस्यों की आयु का योग 124 है। तो 3, 4, 5 जो दिया गया है इसमें 124 टोटल होगा। तो 5, 4, 9, 3, 12, 12 एक्स होगा। इसकी जो है जोड़ होगा वो 124 माइनस 76 होगा, क्योंकि माता पिता को हटाना पड़ेगा। तो इसका जो जोड़ होगा वो कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मान लेंगे कि यहाँ से 4 जैसे ही आएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। तो इसमें से सबसे छोटे बच्चे की बोल रहा है तो 12 ईयर हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। तो नंबर सिस्टम से बहुत अधिक सवाल पूछा जाता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चित्र बताया गया है, उसके बाद जो है वो आपको देखना है। एम्बेडेड फिगर की बात की जा रही है। एम्बेडेड फिगर नहीं, आपका अगला फिगर कौन सा होगा इसकी बात की जा रही है। तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। तो इस तरीके से आपसे पूछा रहा है कि 65, 52, 86 है, तो आगे क्या होगा। तो देखिए पहली कंडीशन में क्या हुई, कहाँ कहाँ से जो लाइनें गायब हुई है वो देखिए। तो सबसे पहला तो यहाँ वाली लाइन जो है वो गायब हुई है। दूसरी जो है वो गायब हुई है यहाँ वाली लाइन। तीसरी जो गायब हुई है वो यहाँ वाली लाइन हुई है, और कहीं नहीं हुई है। ये 3 लाइनें गायब हुई है। अगले कंडीशन में क्या हुआ है कि ये जो जितनी भी लाइनें गायब हुई थी वो सारी लाइनें बन गई। वो सारी लाइनें हैं वो बन गई, वो सारी लाइनें बन गई, और ये वाली लाइन जो है वो गायब हो गई। ये वाली लाइन है वो गायब हो गई। ये वाली लाइन जो है ना वो इधर साइड शिफ्ट हो गई। ये वाली लाइन है वो इधर साइड शिफ्ट हो गई। यही तो शिफ्ट हो जाएगा तब ना ये 6 बनेगा। तो आपसे अब आप इसको देखिए कि क्वेश्चन में अगला जो कंडीशन है वो कौन सा बनेगा। तो अगला कंडीशन, सब लाइन यहाँ से खत्म हो जाएगा। पहले में तो क्या होगा कि लाइनें 3 लाइनें कम से कम तो खत्म करनी पड़ेगी आपको। तो 3 लाइनें यहाँ से खत्म करो। ये वाली लाइनें खत्म होगी। कौन कौन हुआ, ये लाइनें खत्म होंगी, और उसके बाद जो बाहर वाला लाइन है ये लाइनें खत्म होंगी। तो ये लाइनें और ये लाइनें जैसे ही खत्म होंगी तो ये तो ई बन जाएगा। तो ई बन गया, ये 3 कंडीशन तीनों हो जाएगा। ये वाला तो नहीं होगा। उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन में कौन सा बनेगा, तो दूसरी कंडीशन में ये लाइनें खत्म हो गई, और तो ये लाइनें खत्म हो गई, और उसके बाद दूसरा जो है वो 6 है। अब ये 6 के लिए क्या होगा, तो 6 वाला में जो बाहर की लाइनें हैं वो खत्म होगी। तो बाहर वाली लाइनें ये वाली है वो खत्म होगी। तो ये वाली खत्म होगी, तो देखो ये वाली खत्म होनी चाहिए। तो 6 में ये वाली खत्म हुई, तो ये भी होगा। ये वाली तो नहीं होगी, अब ये वाली हो गई। अब इसमें कहता है कि शिफ्ट हो जाना चाहिए ये लाइन। ये लाइन जो है वो अगली कंडीशन में जो है वो शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो ये वाला जो है वो पहले इधर था, तो ये वाला शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। तो इसमें तो नहीं आया, तो इसमें है 6 वाला में, तो इधर आ जाएगा, 2 वाला में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है।
तो ये सब विजुअलाइजेशन का है, इसमें कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जितने अच्छे तरीके से सोच सकते हो उतना अच्छा होगा। पी के किस मान के लिए संख्या इतना जो है वो 8 से डिवाइड होगा। 8 से डिवाइड होने के लिए उसको 4 से डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। 3 से डिवाइड होने के लिए पूरा उसका जोड़ है वो 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो 6 9 हो गया तो हटाते चले जाइएगा, तो 9 पहले तो हट गया, उसके बाद 8 और 9 एक और हट गया और यहाँ से 5 हम ले लेते हैं, और 5 5 10 तो एक यहाँ से बच गया, और 5 4 9 तो एक यहाँ से बच गया, तो p+1 बच गया। p+1 बच गया, मतलब 3 से अगर कटना है तो p+1 एक इसके साथ जुड़ा हुआ होना। p को कितना जोड़ेंगे कि वो 3 से कट जाएगा, तो p की जगह कितना रखेंगे कि 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे यदि मिनिमम हम 2 रख सकते हैं, मिनिमम हम p की जगह 2 रख सकते हैं, p की जगह मिनिमम आप 2 रख सकते हो, या फिर आप p की जगह क्या रख सकते हो। तो देखिए ये 3 से ज्यादा करने से ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आप सीधा बोलो कि लास्ट वाले जो 3 है ना वो 8 से यदि कट जाएगा ना तो पूरा कट जाएगा, ये भी रूल एक होता है। तो 9p6 इसको 8 से यदि हम डिवाइड करके काट देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे p का वैल्यू यदि हम 7 ले लेते हैं तो ये कट जाता है, तो 7 हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल 2 4, उसके बाद 2 बढ़ा 2 बढ़ा 4 बढ़ा 4 बढ़ा 6 बढ़ा 6 बढ़ा 26, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आकृति पूछी जा रही है। इसमें ऐसी जब भी आपसे आकृति पूछी जाए ना तो इसमें क्या करिएगा, आप देखिए कि कितना किधर शिफ्ट हो रहा है, कौन सी जो आकृति है वो कितना किधर शिफ्ट हो रहा है, तभी आप बना पाइएगा इसको। ठीक है, तभी आप बना पाइएगा। तो दी गई जो आकृति है उसके अंदर में जो छायांकित त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, उस त्रिभुज तथा काला जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है वो एक साथ 90 डिग्री बाएं की ओर घूम रही हैं। अगले में 90 डिग्री जो है वो बाएं की साइड घूम जा रही है। तो ये यहाँ पे ऐसे है, तो सीधा कोई 90 डिग्री घूमेगा तो उल्टा सीधा एकदम वहां पे हो जाएगा। तो ये देखिए 90 डिग्री घूम के यहाँ पे सीधे आ जा रही है। ठीक है, 90 डिग्री घूम के यहाँ पे आ रही है, फिर से 90 डिग्री घूम रही है, फिर से 90 डिग्री घूमते ये 90 डिग्री ही घूमेगा। ठीक है, और जो आकृति है वो बाहरी तथा आकृति के बाहरी भाग पर जो निहित आकृति है वो कि उसकी संख्या जो है वो एक कम हो रही है, उसकी जो संख्या है वो एक कम हो रही है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, जैसे ये पी 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 जैसा नजर आ रहा है, तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो अगला वाला में तो 0 होना चाहिए, तो 0 0 तो सब में है। लेकिन सबसे पहले तो मुड़ने वाला है, तो मुड़ने वाला में 90 डिग्री जब यहाँ से मुड़ेगा तो कहाँ पे शिफ्ट होके आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बूट्स डिस्पैच किससे संबंधित है, तो वो शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक सुधार से रिलेटेड था शिक्षा में। 1854 में आया था वुड डिस्पैच। तो चार्ल्स वुड में तत्कालिक जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था वो एक संदेश भेजा था और इसे वुड डिस्पैच कहा गया था। इस डिस्पैच में सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक जो विश्वविद्यालय है उसको स्थानीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना वुड डिस्पैच, वो यही है कि प्राइमरी एजुकेशन पे इस पे बात की गई थी, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करो, और जो है वो उसकी जो स्थानीय भाषा है, लोकल जो लैंग्वेज है उसमें ही शिक्षा दी जानी चाहिए, और कॉलेज स्तर की जो शिक्षा है उसका माध्यम जो है वो अंग्रेजी होना चाहिए। और भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो इसको कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, 1215 में फ्रांस के कुछ लोग थे, उनको एक अधिकार मिला था राजा के द्वारा, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो वुड्स डिस्पैच है उसी के तर्ज पे 1857 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में 3 जो विश्वविद्यालय है उसकी भी स्थापना की गई थी। शिक्षा से संबंधित कई सारे आयोग हैं, जैसे वर्धा आयोग जो है वो इनके द्वारा लाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। तो जितने भी आयोग शिक्षा से संबंधित है उससे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप एक एक करके लिखते जाओ तो आपके लिए अच्छा होगा। तो पहला मैंने बताया कि हंटर, पहला जो हंटर बोल रहा हूँ, पहला मैंने बताया वुड्स डिस्पैच। वुड्स वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 में आया वुड के द्वारा, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद जो है वो हंटर कमीशन आया, उसके बाद आया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है वो एक जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी आया था, लेकिन यह जो हंटर कमीशन है वो शिक्षा के लिए आया। तो 54 में आया था वुड्स डिस्पैच और 82 में आया था हंटर कमीशन, लिटन के टाइम। ठीक है, रिपन के टाइम, नॉट लिटन, लिटन तो 78 में था, रिपन के टाइम आया था। तो इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा है उस पर बात की गई थी। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो कैनिन के समय आता है 1902 में, एकदम एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। इसी में जो है वो 10
+2 + 3 की बात की गई थी कि 10वां होगा, 12वां होगा और उसके बाद ग्रेजुएशन होगा। उसी को फॉलो हम करते हैं अभी भी। अभी इसको चेंज किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। उसके बाद सार्जेंट कमीशन है, वो गांधी जी के द्वारा लाया गया था। सार्जेंट कमीशन 1944 में गांधी जी के द्वारा लाया गया था 1944 में, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अनिवार्य शिक्षा जो है वो 6 से 11 तक की बात की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। स्वतंत्रता के बाद जैसे रामकृष्ण आयोग बना था, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, यहीं पे जो है वो यूजीसी की स्थापना भी हुई थी। यदि हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन आयोग बनता है, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कह सकते हैं। इसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने यूजीसी की स्थापना की। यूजीसी जो है उसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ये कमीशन जो है वो 1948 से लेकर 49 तक में फॉर्म किया गया था। उसके बाद जो है वो मुदलियार आयोग बनता है। ये सब स्वतंत्रता के बाद की बात आ रही है। मुदलियार कमीशन जो है वो बनती है। मुदलियार कमीशन जो है बनती है वो 52-53 में बनती है। 52-53 में मुदलियार कमीशन बनती है। ये जो मुदलियार कमीशन होता है वो 1952-53 में बनता है और इसका मुख्य काम होता है माध्यमिक जो शिक्षा है, इंटरमीडिएट जो एजुकेशन है, उसमें सुधार करना। तीसरा जो कमीशन आती है वो कोठारी आयोग आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोठारी आयोग जो है, जो कि 1964-65 में बनाया गया था, 64-66 में बनाया गया था। इसी में कंसेप्ट आया था जो अंग्रेजों के द्वारा जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में आया था, 10+2+3, वो इसी कोठारी कमीशन में आया था। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी आती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनईपी आती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आती है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली जो है वो आती है 1968 में। इसको आप कह सकते हो कि ये पहली एजुकेशन पॉलिसी आई, पहली एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में। उसके बाद जो है वो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी जो है वो कब आती है, तो राष्ट्रीय शिक्षा के लिए इसमें सुधार करके आता है। इसी में अमेंडमेंट होता है कब, तो 1986 में एक अमेंडमेंट हो जाता है। ठीक है, सब वर्ड्स को सिर्फ उलट देना है, 68 से 86 कर देना है। तो पहला शिक्षा कमीशन एनईपी जो था वो वन आया था और उसके बाद 1986 में इसको अमेंड किया गया था। और ये अमेंड जो किया गया था वो किसकी सिफारिश पे किया गया था, और इस 1986 में आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1946 में एक और रख लो। और इस 1986 वाले को जो आचार्य रामुथैया कमेटी जो है वो इसकी समीक्षा के लिए 1992 में बनी थी। अमुथैया कमेटी, रामुथैया नॉट अमुथैया, राम मूर्ति। ठीक है, रामा मूर्ति कमेटी, रामा मूर्ति कमेटी के द्वारा ये 1992 में बना था। उसके बाद कई सारे जो है वो एजुकेशन कमेटी जो धीरे धीरे वो बनती रही। ठीक है, बहुत सारे एजुकेशन कमेटी बनी और अभी जो सबसे लेटेस्ट है जो कि हमारा अभी का है 2000 का 2020 का, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, ये जो है वो के कस्तूरी रंगन के जो है वो के कस्तूरी रंगन की जो है वो चेयरमैनशिप में लागू हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपको याद हो सके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, मैंने शिक्षा से संबंधित जो था वो बता दिया। नेक्स्ट सवाल फिर से आपको पूछा जा रहा है, मैथ से ही है। सवाल है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर 300 रुपया कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 177। तो तीनों ए, बी, सी जो है वो 300 कमाते हैं। उसके साथ बोल रहा है कि बी और सी जो है, बी और ए और सी मिलकर 177 रुपया, ए और सी जो है वो 177 रुपया कमाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी जो है वो 162 रुपया कमाते हैं। तो सी की दैनिक कमाई कितनी होगी, तो यहां से जब आप सबका एलसीएम लीजिएगा तो कुछ एलसीएम आएगा। उस एलसीएम के बाद आपको घटाते चले जाना है, सी की दैनिक कमाई निकालना है। तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, और उनको जब घटाते चले जाइएगा तब इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, बना सकते हो। बाकी ये नॉर्मल तरीका हो गया, बहुत आसानी से बन जाता है। दूसरा तरीका हो गया कि सारा को जोड़ दो, जो जो कमाता है सारा को जोड़ दो, और तीनों तो 300 के आसपास होगा ही। तो ए, बी, सी, ये सबको जोड़ोगे, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए प्लस सी, बी प्लस सी। तो ए प्लस सी, बी प्लस सी को जब जोड़ोगे तो 177 और 162 आ जाएगा। अब इन 162 और 177 को जोड़ोगे तो 339 आ जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है, वो 300 है। तो ज्यादा कितना है,
ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 300 है, ए बी सी कितना है 300 है। और इसमें कितना क्या 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 आया, तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी, एक अलग भी तो सी आ जाएगा ना, एक एक्स्ट्रा आएगा, तो जब करेंगे तो 300 प्लस सी जो है वो 339 आएगा। तो सी बराबर 300 माइनस 339 करेंगे तो सी बराबर 39 आ जाएगा। तो ऐसे भी करके आप हटा सकते हो। ऑप्शन नंबर डी। 31 है कि ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, ई डी से भारी है, लेकिन बी से हल्का है, तो इनमें से सबसे हल्का कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि ए जो है वो ए सबसे भारी है, ए जो है वो सबसे भारी है, सी सबसे हल्का है, ए जो है वो बी से भारी है। क्वेश्चन शायद गलत है। ए इज ए इज हैवीएस्ट, सी इज लाइटेस्ट, ई इज हैवियर देन डी बट लाइटर देन बी, सो हु इज द लाइटेस्ट अमंग देम। देखिए क्वेश्चन गलत है, सी तो पहले ही लाइटे होगा। क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो 31 नंबर गलत टाइप किया हुआ है। एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ वो है, ए जो है वो बी से भारी है, ए जो है वो बी से भारी है, ठीक है। सी जो है वो डी से हल्का है, सी जो है वो डी से हल्का है, ऐसा कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है डी से हल्का है, सी जो है वो डी से हल्का है, और ई जो है वो डी से भारी है, तो डी से भारी है वो ई है, ऐसा कर रहा है। ई जो है वो डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, ई जो है वो बी से हल्का है, तो बी से जब ई हल्का है तो यहाँ के बाद जो है वो कौन आएगा, इससे भारी बी हो जाएगा, तो ई आ जाएगा। ई जो है वो किससे बड़ा होगा, डी से बड़ा होगा, डी जो है वो किससे बड़ा होगा, तो डी जो है वो सी से बड़ा होगा, ठीक है। डी जो है वो सी से बड़ा होगा, तो इसमें सबसे हल्का कौन आया, सी आया। तो सबसे हल्का ही पूछा गया था, तो इसको हम सुधार लेंगे। करंट अफेयर का सवाल है, नहीं देखेंगे। दो के पावर नवासी को नवासी से यदि हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2 के पावर नवासी को जब नवासी से डिवाइड करोगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 2 के पावर नवासी है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 के पावर 88 बटा नवासी, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिखोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर थ्योरम यहाँ चलता है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर थ्योरम आएगा मेरा। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है वो 2/89 जो है वो शेष बचेगा, ठीक है। 2/89 जो है वो शेषफल बचेगा इसको डिवाइड करने पे। तो जब 2/89 बचेगा तो ऊपर से शेषफल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। शेषफल वाली थ्योरी पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। 34वां नंबर का सवाल है, RAIL को लिखते हैं 579, 579, और उसको टेप को लिखते हैं इतना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेयर को कितना लिखेंगे, तो पी के लिए कितना वैल्यू आएगा, पी के लिए 4 आएगा। तो पी के लिए देखिए 4 कौन कौन सा हमें दिया गया है, तो ये वाला ए और ये तो नहीं होगा। पी के बाद 7 होगा, 7 के बाद तो तीसरा हम देखते हैं, तीसरा कौन सा है, ए। तीसरा जो आई के लिए देखो कौन सा है, 9। 4 के बाद 9 कहाँ है, 4 के बाद 9 कहाँ है, हाँ ये वाला है, ये वाला हमारा आंसर होगा डी, 34 का डी। 35 किस तत्व का, जो किस तत्व है वो एक अष्टक का नियम लागू, जो है वो नियम लागू पाया गया है, अप टू वेयर एलिमेंट्स वाज द लॉ ऑफ ऑक्टेट फाउंड टू एप्लीकेबल। किस तत्व तक जो है वो ऑक्टेट का नियम लागू होता है, तो वो कैल्शियम तक लागू होता है, ऑक्टेट रूल कैल्शियम तक लागू होता है। एनसीईआरटी 9वीं पढ़िएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। 1864 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड है, उसने ऑक्टेट का रूल जो है वो दिया था। इस रूल के अनुसार जो है वो तत्वों को जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखा गया था, और जब व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक 8 तत्व के बाद जो है वो फिर से रिपीटेशन होता है, और उसका जो प्रॉपर्टीज है वो फिर से होने लगती है। उदाहरण के लिए जो लिथियम का गुण है वही गुण जो है वो सोडियम का होता है, इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो ये सवाल सीधा आपसे पूछा जाएगा, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल होता है और कैल्शियम तक लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे कि उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न है ये पूछा रहा है कि कौन इसमें से अलग है, ठीक है, कौन इसमें से अलग है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो अलग है वो ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों है, क्योंकि ए बी और डी जो है वो वृत्त के अंदर की आकृति 90 डिग्री का कोण बना रही है। ए बी और डी में देखिए 90 डिग्री का कोण सब जगह बन रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन यहाँ जो है वो 90 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है, इस कारण से ये हो जाएगा आंसर। दर्पण प्रतिबिंब से आपसे सवाल पूछा है कि दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब जो है वो 2:42 समय बताता है, तो उस समय घड़ी में वास्तविक रूप से क्या बज रहा होगा। तो वास्तविक रूप से जब बजता है तो उस 12 बजे से उसमें घटाना पड़ेगा आपको, तो 12 में से घटा दो, आपको 2:45 घटाना होगा। तो 2:45 जैसे ही घटाओगे तो ये जो है वो 9:15 आ जाएगा, 9:15 आ जाएगा। तो 9:15 देखिए है कहीं,
9-15, 9-15 है कहीं तो नहीं है, तो इसको 15 कर लो। बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल जो आया था वो 9वीं अनुसूची को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम जो संशोधन है वो 1951 में आया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप जानते हो कि जो गठन है संसद का वो 1952 में पहले चुनाव के बाद हुआ। तो जब गठन 52 में हुआ तो पहले ही संशोधन कैसे कर देगा, और संशोधन करने का अधिकार तो संसद के पास है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा जो थी ना वो संसद के रूप में भी काम कर रही थी, और संविधान सभा का जो है वो संविधान बनाने का भी काम था। इस कारण से जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है, इसमें देखिए जोड़ा क्या जाता है, तो भूमि सुधार अधिनियम लाया जाता है। उसी में भूमि सुधार अधिनियम में चूंकि कहा जा रहा था कि फंडामेंटल राइट हो जा रहा है, संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट था 31 के तहत। वहीं 19 का जो एफ है, 19 का 1 का एफ है, उसके तहत भी ये फंडामेंटल राइट हो जा रहा था। तो इन दोनों को जो है वो खत्म कर दिया गया, और इन दोनों को खत्म करके 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और इसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई ना जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा, कि इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो नहीं देखा जा सकता है इसमें, और इस तरह से जो है वो उसको हटा दिया गया कि जो है वो जो जमींदारी आंदोलन, जमींदारी सुधार है, भू सुधार आंदोलन है, वो लागू हो गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो देख ही नहीं सकती, और उस समय ये जरूरी भी था क्योंकि भूमि सुधार की जरूरत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और कुछ लोगों के पास थी ही नहीं, तो इसके लिए जोड़ा गया था। ठीक है, तो 31 का ए और 31 का बी को हटाया गया था, और 19 का 1 का एफ को इसमें हटाया गया था। तो 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई थी, 11वीं और 12वीं दोनों बाद में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा दल बदल कानून है उसमें जोड़ा जाता है, और उसी तरह से जो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के लिए जोड़ा जाता है, और 12वीं जो अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो नगर पालिका है उसके लिए जोड़ी जाती है। 39वां नंबर सवाल की बात करें कि जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील द्वारा शैवाल का जो प्राकृतिक जो है वो झील का प्राकृतिक काल प्रभाजन, झील है ये शैवाल नहीं है। मुझे फिर से टाइपिंग करना होगा इसको, बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है मैं। ठीक है, तो प्राकृतिक काल जिसको एजिंग कहते हैं, प्रतीक काल प्रभावन जिसको एजिंग कहते हैं, इसको दर्शाने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो इसके लिए यूट्रोफिकेशन जो है वो कहा जाए, सुपोषिया, सुपोषण। ठीक है, सुपोषण इसको कहा जाता है। ये यूट्रोफिकेशन दूसरी चीज है, यहाँ पे आप लिखना है सुपोषण। दोनों चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइपिंग जो है वो गलत है। तो सुपोषण क्या होता है, तो जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभाव, जो झील का कोई भी लेक है उसकी एजिंग देखना है, अर्थात झील की अधिक उम्र की दर्शाने की क्रिया जो है उसको सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, इस क्रिया में जलाशय में कार्बनिक जो फॉस्फोट है, नाइट्रेट है, इसको एकत्र हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है वैसे वैसे पादप और प्राणी बढ़ने लगते हैं, और जीवों की मृत्यु होने पर कार्बनिक पदार्थ जो है वो तल में बैठते चले जाते हैं, और सैकड़ों वर्षों में सिल्ट और मलबे से झील उथली व गर्म हो जाती है, और इसी जो उथली झील में जो है वो पादप उग जाते हैं, और जो है वो मूल जो बेसिन होता है इसमें भर जाने के कारण अंत में जो है वो झील भूमि में परिवर्तित हो जाती है, और यह जो भूमि है वो काफी ज्यादा सुपोषित भूमि हो जाती है। तो ये सुपोषण तो समझ में आ गया। अब जो आंसर है वो सुपोषण यहाँ से हो जाएगा। लेकिन ये सवाल वाला जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना कि शैवाल जब पानी में दिखता है तो वो क्या कहलाता है, तो आपने वाटर पे देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन पूरा नजर आता है ना, वाटर 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 में, तो ग्रीन क्यों नजर आता है, तो वो शैवाल ही तो आ जाता है, और उस आने के जो प्रोसेस है उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। उसको यूट्रोफिकेशन जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जैसे नलियों में जो पानी बहता है उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व होने के जैसे खाद है, खेतों में खाद दे रहे हैं तो वो पोषक है, वही खाद वाला पानी जो है वो चल जा रहा है कहाँ, तो नदियों में चला जा रहा है, तालाबों में चला जा रहा है। तो तालाबों में जब वो खाद वाला पानी जाता है तो तालाबों में जाने से वहां पोषण बहुत ज्यादा उसको मिल जाता है, और जब पोषण मिल जाता है तो शैवाल बहुत अच्छे तरीके से वहां पैदा होने लगते हैं। तो शैवाल पूरी तरीके से जब पानी को घेर लेते हैं ऊपर से, तो उसी को यूट्रोफिकेशन जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ से आपको यूट्रोफिकेशन के बारे में भी मैंने बता दिया। और बाकी सुपोषण क्या होता है, तो जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक एजिंग जो इफेक्ट दिखाता है वो सुपोषण दिखाता है। ठीक है, इसको मैं टाइप करके भी अलग से दे दूंगा। कौन सी टीम जो है वो सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीती है, तो ये तो स्टैटिक है, चलिए देख लेते हैं, करंट तो है नहीं, तो ये मुंबई इंडियंस हो जाएगा। स्टैटिक के हिसाब से ये चेंजेस जो है वो आते रहते हैं, तो अभी के हिसाब से जो चेंजेस आ गए हैं तो इसको आप देख लीजिएगा कि कौन सा है, मुंबई है या फिर कोलकाता है या फिर चेन्नई है,
कौन ज्यादा है या फिर कोई बराबरी में है, तो मेरे हिसाब से मुंबई ही ज्यादा होगा। मुझे याद भी नहीं है, क्रिकेट से उतना इंटरेस्ट है नहीं, इंटरेस्ट पहले बहुत था लेकिन अभी नहीं है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच जो संवाद के मुख्य प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री जो है वो कार्य करता है, वो किस आर्टिकल के तहत जो है वो कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। तो राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो मुख्यमंत्री का जो कार्य है, उसका जो कर्तव्य है, उसको कहाँ बताया गया है? तो मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य है उसको बताया गया है आर्टिकल 167 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का जो चर्चा है वो आर्टिकल 155 में किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो है वो राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है, जिसका उल्लेख जो है वो संविधान का 167 आर्टिकल में की गया है। संविधान का आर्टिकल 165 है, उसमें महाधिवक्ता की बात की गई है। आर्टिकल 165 है, इसमें जो है वो महाधिवक्ता जो होता है, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी जो होता है, उसके बारे में बात की गई है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की बात की गई है। आर्टिकल 166 है, वहां पे बात की गई है कि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई होगी वो राज्यपाल के नाम से होगी, वो आर्टिकल 166 में कहा गया है। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो राज्यपाल करेगा। मुझे आप बताइए कि आर्टिकल 163 में क्या चर्चा की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की चर्चा की गई है। मैंने बता दिया है 10वीं संविधान संशोधन जो है वो 52वां संविधान संशोधन से आया था, 10वीं अनुसूची है वो जोड़ा गया था, राजीव गांधी की सरकार में जोड़ा गया था। 2/3 बहुमत से यदि कोई टूट जाता है तो उसको पार्टी को टूटना बोलेंगे, लेकिन यदि इससे कम से वो कोई दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको जो है दल बदल कहेंगे और उसकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है। तो इसके बारे में आपको जानना होगा, या फिर डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, 190, 191 इस सब में इस बारे में बात जो है वो की गई है। एक रोग है जिसको लिम्फेटिक फाइलेरियासिस कहते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। इसका कारण क्या होता है, जिसको हाथी पांव आप कहते हो? तो इसके लिए जो है वो विचरेरिया जो है वो मेन इसका रीजन होता है। बुचेरेरिया इसका मेन रीजन होता है। हाथी पांव जो है वो बुचेरेरिया बैंक्रोप्टी नामक प्रोटोजोवा है। बुचेरेरिया बैंक्रोप्टी नामक प्रोटोजोवा है। इसी प्रोटोजोवा के कारण ये जो बीमारी है वो होती है, जो कि क्यूलेक्स नाम का मच्छर है, काटता है तभी होता है। ये इसका वेक्टर के रूप में काम कौन करता है? वेक्टर मतलब वाहक, वाहक के रूप में जो काम करता है वो क्यूलेक्स मच्छर करता है। क्यूलेक्स मच्छर है वो वाहक के रूप में काम जो है वो करता है। इस रोग में जो कृमि होता है वो मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। लिम्फ और बॉडी में बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, लिम्फ है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना, ब्लड में कनेक्टिंग टिश्यू एक है, वहां पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिम्फ में पहुंचता है और शरीर का अंग बहुत मोटा हो जाता है, इसलिए इसको हाथी पांव जो है वो कहा जाता है, आपने देखा भी होगा। बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा? तो बांग्लादेश को बताइए अलग कौन करवाया है? तो बांग्लादेश को अलग करवाया भारत ने, तो मान्यता भी तो पहली बार भारत ही देगा ना, तो भारत इसका आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री पूछा जाता है बगल वाले कंट्री का, तो हिस्ट्री आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। यहीं पे एक और सवाल पूछा गया था कि बांग्लादेश को कब जो है वो अलग करवाएगा, तो डेट के साथ आपसे पूछी जाएगी 16 दिसंबर 1971, और आपको 70 भी देगा और 72 भी देगा ऑप्शन में, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। तो बांग्लादेश जो है उसका जो है वो 16 दिसंबर 1971 को युद्ध के कारण जो है वो उसमें पाकिस्तान से अलग हुआ था। इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और ठीक है, इसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जा रहा था, लेकिन इसके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिस कारण से इसको अलग जो है वो किया गया था। भारत द्वारा 6 दिसंबर 1971 को ही बांग्लादेश को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया था। तो ऐसा भी अगर आगे पूछ लिया जाए तो भारत जो है वो 6 दिसंबर 1971 को ही घोषित कर दिया था, लेकिन 16 दिसंबर को जो है वो ऑफिशियली घोषणा होती है। बांग्लादेश के जन्म को चिन्हित करने के लिए 16 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बल जो है वो विजय दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को जो है वो विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि 52 विद्यार्थी की एक कक्षा है, कितना गलत टाइपिंग किया हुआ है। 52 विद्यार्थी की एक कक्षा में जो अविष्का है वो शीर्ष से 16वें स्थान पर है, वो शीर्ष से 16वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान जो है वो कौन सा है? बहुत आसान सा सवाल है। 52 विद्यार्थी है, शीर्ष से वो 16वें पे है, और एक ज्यादा दोनों में एक काउंट हो जाएगा, तो इस कारण से एक जोड़ दिया जाता है, तो आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा 37। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। 46वां नंबर की बात करें, तो 46वां नंबर का सवाल है कि हमारे शरीर में दैनिक मतलब 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कौन सा हार्मोन होता है तथा या किस ग्रंथि से स्रावित होता है? फिर से मैं बताता हूँ क्वेश्चन को एकदम क्लियर से, कि हमारे शरीर का जो दैनिक
24 घंटा का होता है, इसके नियमन मतलब इसके कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कौन सा हार्मोन होता है तथा इस यह जो है वो किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, तो विच हार्मोन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग आवर बॉडीज डेली रिदम एंड फ्रॉम विच ग्लैंड इज इट सेक्रेटेड। तो किस ग्लैंड से होता है और किस हार्मोन होता है, तो हार्मोन का जो नाम है वो मेलाटोनिन हार्मोन है, जो इस चीजों को कंट्रोल करता है और उसके साथ ही ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड जो है वो कहाँ का ग्लैंड है, तो ये जो है वो पीनियल ग्लैंड होता है, वो जो प्यूस ग्रंथि होता है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसी का ये पार्ट है पीनियल ग्लैंड। तो मेलाटोनिन जो है वो शरीर का स्वाभाविक रूप से जो उत्पादित हार्मोन्स होते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में सार्केडियन लय को सिंक्रोनाइज करने में मदद करते हैं, अर्थात यह शरीर के उसके नींद चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो स्लीपिंग साइकिल होता है उसमें है ये हेल्प करते हैं। तो जिसे जैविक घड़ी के रूप में भी आप इसको मान सकते हो कि कब सोना है कब जागना है, ये सारा मेलाटोनिन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क का जो पीनियल ग्लैंड है, मस्तिष्क में ही होता है कौन, पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि में ही पीनियल ग्लैंड होता है, तो इसी के द्वारा ये जो हो कंट्रोल होता है। इस कारण से इसको आप मेलाटोनिन जो हार्मोन है, इसको आप स्लीपिंग हार्मोन भी कह सकते हो, स्लीपिंग हार्मोन भी इसको कह सकते हो। नेक्स्ट है कि भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति होता है, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। तो यह जो कथन है वो यह जो कथन है इनमें से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है तो नहीं, ये जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है, प्रेसिडेंट द्वारा होता है, तो ये तो गलत हो गया। संविधान का जो भाग 5 है ना, उसमें आर्टिकल 76 में इस बारे में चर्चा की गई है, महान्यायवादी के बारे में 76 में चर्चा की गई है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 76 में, और उसको अपॉइंट कौन करेगा, तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जैसे अभी मैंने राज्यपाल के बारे में बताया ना कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है जिसकी चर्चा राज्यपाल जो राज्य में है तो वो महाधिवक्ता कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है, और वो 76 प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होता है, वहां राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। तो 76 याद रखिएगा और 165 याद रखिएगा, 165 याद रखिएगा। याद करने का तरीका कैसा है, तो आपको इस तरीके से 6 को 5 बना दो और 16 इसी के अराउंड तो होता ही है, तो आपको याद ऐसे हो जाएगा, 165 राज्यों में और यहाँ 76। तो अपॉइंट तो करता है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, दूसरा है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह देता है, जो विधि संबंधित विषय है, लीगल मैटर्स है, उन पर सलाह देता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो है वो सही है, तभी तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहला रहा है। तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76(1) है, इसमें ही कहा गया है, आर्टिकल 76(1) है, इसमें कहा गया है कि जितने भी लीगल मैटर्स होंगे, उन लीगल मैटर्स में मंत्री परिषद की सलाह जो है उसी के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो दूसरा तो सही हो जाएगा। ये जो है वो आर्टिकल 76 ये अपॉइंटमेंट वाली बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि केवल और केवल कौन सा सही है, ओनली टू, ओनली टू सही है। प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होना, मतलब जो प्रोसेस ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इनटू कंस्टिट्यूट कलर इज कॉल्ड, बहुत आसान सा सवाल है, तो ये जो बदलता है प्रकाश का बदलना वो कहलाता है विक्षेपण, वो कहलाता है विक्षेपण। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया है उसको विक्षेपण कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में बनता है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो बैगनी होता है और सबसे नीचे जो है वो रेड होता है, ऐसे जो आप देखते हो ना, तो ऐसे चलता है 7 रंग, और सबसे नीचे रेड होगा और सबसे ऊपर जो है वो बैगनी होगा। ठीक है, बैगनी होगा। प्रकाश का जो विक्षेपण होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। ये तो अपवर्तन हो गया। अपवर्तन क्या होता है, कभी टकराकर मुड़ना अपवर्तन कहलाता है, लेकिन टकराकर जब लौट जाता है तो वो परावर्तन कहलाता है। विवर्तन क्या कहलाता है, तो टकराकर धीरे धीरे इधर उधर फैल जाता है तो वो विवर्तन कहलाता है। ठीक है, विवर्तन जो है वो साउंड का बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से तो घर में रहते हुए भी बाहर की आवाजें आप सुन लेते हो, ये विवर्तन का ही कारण होगा। तो विक्षेपण में बात करें तो लाल रंग का सबसे कम होता है विक्षेपण, और बैगनी जो रंग है उसका सबसे अधिक जो है वो होता है विक्षेपण। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि x का 6% x में जोड़ा जाता है तो परिणाम का 9% में जोड़ा जाता है, तो x का गुणांक क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आसान सा सवाल है, यदि आप इसको करते हो तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। x का 6% जो है वो x में जोड़ दिया जाता है, तो उसका जो x का 106% हो जाता है। अब इसको जब सॉल्व कर दोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद 1.9
1554 जो है वो आ जाएगा। तो आपको आंसर 1.5554 आपको ध्यान में रखना होगा। तो आंसर नंबर जो है वो 1.554 1.554 कौन सा है? तो कोई भी नहीं है, तो 1.554 ये वाला रख लो, ऑप्शन नंबर सी। ये भी टाइपिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक है। इस पीडीएफ को मैं फिर से बनाऊंगा तभी इसको सेंड आपको करूंगा। वैसे आई थिंक कि सेंड किया हुआ है, तो उसको मैं फिर से जो है वो करेक्ट कर कर सेंड कर दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दूंगा, तो वो ज्यादा आपके लिए आसानी होगा। नेक्स्ट 50वां नंबर का सवाल कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा, जो ये करंट अफेयर का सवाल है तो हम नहीं देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये 50वां नंबर तक जो क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी ना मैं इसको 50 क्वेश्चन तक ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो इसका पार्ट नंबर 2 में लेके आ जाऊंगा, और उस पार्ट 2 में मैं 50 नंबर से आगे 100 नंबर तक लेके चलूंगा, और उसके बाद जो फिर 150 नंबर तक लेके चलूंगा। तो इसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है। अभी मैंने जो रिकॉर्ड किया है ना वो 1 घंटा 35 मिनट का हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा हो जाएगा, तीन एक साथ कर दूंगा तो इस कारण से इनको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 3 पार्टों में डिवाइड करके इसको डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको चीजें पूरी क्लियर हुई होगी। मैं एक्सप्लेनेशन हमेशा ज्यादा देने का प्रयास करता हूँ। बाकी चूंकि ये यूट्यूब पे वीडियो जा रहा है, इस कारण से मैं बता दूं कि मेरा कोर्स है, उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने ऑलरेडी पहले आपको इस बारे में काफी डिटेल से बता दिया है, तो ठीक है। तो यदि आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, तरीका मैंने बताया है। तो इस वीडियो में यही रहा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।